टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने जहां सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा के नतीजे का असर यूपी विधानसभा उपचुनाव पर कतई नहीं पड़ेगा। यूपी और हरियाणा की परिस्थिति काफ़ी फर्क है। विधानसभा की 10 सीटों पर जल्द होने जा रहे उपचुनाव में इंडिया गठबंधन बीजेपी को धूल चटाएगा। कांग्रेस के साथ मिलकर ही उपचुनाव लड़ेंगे। सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। यूपी में इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी को एक बार फिर से करारी हार का सामना करना पड़ेगा। और क्या कुछ कहा है उन्होंने कई मुद्दों पर, आइए दिखाते हैं आपको। उपचुनाव के प्रत्याशी घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है, आज की है। मैं तो यहाँ हूँ, हमारी बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी मैं पता लगाऊंगा किसको कहाँ दिया है। जहाँ तक चुनाव की लड़ने की बात है, तो समाजवादी पूरी मजबूती से लड़ेगी और हम आशा करते हैं सभी सीटों पर जहाँ लड़ेंगे सब जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन अभी जो कल हरियाणा के नतीजे कहीं निराश करते हैं, कहीं लोगों को उत्साहित करते हैं। उत्तर प्रदेश का जब नतीजा आया तो भाजपा निराश हो गई थी, याद है। तो ये तो होता रहा। अच्छा सर, मतलब आप लोग का कहना है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में भाजपा को निकाल बाहर करेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी अगली बार 17 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कांग्रेस के साथ मिलकर ही लड़ेंगे। नहीं, अब देखिए, अभी तो गठबंधन है, उसी के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। क्या कांग्रेस को भी कुछ सीटें पे जाएंगी? नहीं, क्यों, इस कांग्रेस को सीटें मिलेगी ना कुछ, लेकिन फूलपुर से भी दावेदारी। देखिए, अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारी बात कोई हुई नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बात हुई, उसी हिसाब से अपना वो कुछ करेंगे। जब तक हम वहाँ लखनऊ पहुँच के पूरी जानकारी लेने, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लड़ेंगे मजबूती से। हाँ, मजबूत इसमें भी कोई संदेह है। अभी मजबूती नहीं आई, देख रहे हो कैसे कैसे उलट गए। कहाँ 400 पार, कहाँ 300 पार भी नहीं हुआ। हरियाणा में लड़ गए। देखिए, हरियाणा में तो गठबंधन में हम लड़े नहीं थे, कांग्रेस से सीधे उनकी लड़ाई थी। अब किन परिस्थितियों में क्या हुआ इसके बारे में कुछ कहा। क्या अगर हरियाणा में समाजवादी पार्टी साथ होती कांग्रेस के तो रिजल्ट बदल? अभी देखिए, इसके बारे में हम कुछ कहा नहीं सकते क्योंकि अब जो चुनाव हो गया तो उसके बारे में जब इसका विवेचना होगी और इसके बारे में चर्चा होगी तब क्लियर होगा क्या हो सकता है क्या नहीं। इसके आज आप आए हुए हैं, अब आपकी व्यवस्था है, उसमें हम अभी क्या कहें, आगे चल के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन ये अननेसेसरी लोगों को परेशान नहीं करना है। जहाँ तक मांस मदिरा की बात है, अब ये पवित्र नगरी है, इसके बारे में उन्होंने वो दिन भर यही करते ही है। जब महंगाई की बात करो तो अयोध्या की बात करेंगे, जब बेरोजगारी बात करो तो कुंभ की बात करेंगे। उनके पास कोई दूसरा एजेंडा है ही नहीं, यही एजेंडा चलाकर वो अपनी सरकार चला रहे हैं। मतलब ये फैसला राजनीति से प्रेरित है, आप मानते हैं? अब देखिए, इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर ये राजनीति प्रेरित न होता तो अभी तक तो इस प्रकार का कोई प्रतिबंध प्रयाग में नहीं लगा। अब लगा रहे हैं। मथुरा में लगाया था इसके पहले? मथुरा में तो पहले भी था, मथुरा में पहले भी था, बाबा का नहीं है। और कुछ अच्छा ये बताओ, उनकी दुश्वारियाँ कठिनाइयाँ कैसे उनको बंद कर दिया, इसके बारे में जानकारी करेंगे। फिर हम भदोही भी जाएंगे, वहाँ के लोगों को जो पुलिस प्रताड़ित कर रही है उसके बारे में भी जानकारी करेंगे। फिर हम एक कोई रणनीति बनाएंगे उसको कैसे रोका जाए। क्या कानूनी तौर पे मदद भी मुहैया करेंगे? क्यों नहीं, अब जो हमारे विधायक हैं तो कानूनी तरह से भी मदद होगी, जनता के बीच की भी मदद होगी और उनके उत्साह को कम नहीं होने दिया है। उनका परिवार ये कह रहा है कि ये तो मतलब एक साजिश के तहत एक उत्पीड़न किया जा रहा है, आप लोग क्या मानते हैं? अब देखिए, आप तो इलाहाबाद के लोग, आपको बताना है साजिश क्या क्या साजिश हो रही थी, आप तो अपने आप को देखिए। मतलब मानते हैं कि ये उत्पीड़न? देखिए उत्पीड़न नहीं है, यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी जो विधायक हैं उनको, या जो हमारे प्रत्याशी ने हैं उनको जानबूझ के परेशान कर रही है। आजम साहब हो गए, हमारा उत्तरौला का पूर्व विधायक है, वो अनावश्यक, उसको भी अभी एक चपरासी से मुकदमा लिखा के उसको भी जेल में डाल दिया। इनके, आप तो इनका केस जानते हो आप लोग,
जिस तरह से इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, बंद किया गया है, तो ये जाते नहीं और क्या है, जाहिद बेवकूफ। इरफान सोलंकी हाँ? इरफान सोलंकी है। हाँ, इरफान सोलंकी, मैं खुद गया था, उनके ऊपर किस तरह का एक थोड़ा सा घर जलाने का केस लगाकर और फर्जी लगा के मुकदमा चला के 7 साल की सजा करा दिया, और जेल में यातनाएं भी दी जा रही, जेल में किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। आजम खान साहब से मैं खुद कई बार प्रयास किया, नहीं मिल पाया। क्या आने वाले दिनों में अखिलेश जी भी आएंगे, मिलेंगे? अब क्योंकि देखिए, तो हम कैसे कह दें कब आएंगे, क्या करेंगे, लेकिन हम आए हैं, पार्टी की तरफ से ही आए हैं और सब पे राय मशवरे से आए हैं, और हम इनकी बातों को जानकर फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराएंगे और जो कुछ संभव होगा उनकी मदद की जाएगी। बेरोजगारी बढ़ रही थी, इस पर आप लोग करने की कोशिश करते हैं। सर विपक्ष को भी तो उतरना अरे चाहिए। हम लोग तो रोज कहते हैं, लेकिन हमारी बात को आपकी मीडिया आगे तो ले जाए। आप चाहते हो, लेकिन आपका मालिक नहीं चाहता, क्योंकि आपके मालिक सब भाजपा सरकार के गिरोह को शामिल है या कहो उनके दबाव में। सर लेकिन अगर विपक्ष इसमें उतरे, देखिए विपक्ष, अब देखो ऐसा है, देखिए ऐसा है, विपक्ष उतरता है। अब हम आप साधारण बैठक करते हैं, पहले कभी ऐसा नहीं होता। सब वैधानिक अधिकार है हमारा प्रदर्शन करने का, हमारा आंदोलन करने का। ये सरकार फर्जी मुकदमा लिख करके उसमें लोगों को चालान कर देती है, जेलों में बहुत दिनों तक बंद रखती है, विधायकों पर मुकदमा लिखा के ट्रायल करा करके उनकी जो है विधानसभा सदस्यता खत्म कराती। ये तानाशाही है कि नहीं? ये सरकार चाहे भारत की हो चाहे उत्तर प्रदेश की, शायद तानाशाही की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, यूपी सरकार ने अभी ये कहा है कि संविदा में जो नौकरियां मिलेंगी उसमें भी रिजर्वेशन फॉलो किया जाएगा, और सरकार का ये दावा है कि हम इतनी नौकरियां दे रहे हैं, स्वरोजगार दे रहे हैं, विपक्ष को मुद्दा नहीं मिला इसलिए वो नहीं सड़क पे अब देखिए, क्या मुद्दा नहीं उठा रहे। आज ऐसा नहीं है, कब नहीं मुद्दा उठता, रोज तो बोला जाता है। आज आप बेरोजगारी का आंकड़ा देखो, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई है, ये हमें कहना चाहिए। आपके प्रेस के लोग हैं, आपको भी, जो प्रिंट मीडिया को, आपको भी इसको उजागर करना चाहिए। हम लोग बोल रहे हैं तो उसको तो पहुंचा दो, हम लोग बोलते हैं पहुंचते नहीं है, क्या करें हम लोग। एक सवाल है कि कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर थे, हाँ। उन्होंने दावा किया है कि पूरे देश में सबसे बेहतर कानून व्यवस्था यूपी की है, नंबर 1 अच्छा, है। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं, जो आंकड़े आए हैं उसमें ये बेहतर नहीं है। अब हम आंकड़े तो लेके आए नहीं ना, हम हमारे पास है, हम आपको बता दूं, लेकिन आप अगर क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट मांगोगे तो ये सबसे बेहतर नहीं है। ये सबसे बेहतर है, रोज बलात्कार की सीमा आ रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, रोज लड़कियां अपनी आत्महत्या कर रही हैं छेड़खानी को लेकर के, रोज रास्ते में लूट हो रही है, रोज हत्याएं हो रही है। ये कानून व्यवस्था की स्थिति है। ये सबसे खराब कानून व्यवस्था अगर कहीं के है तो उत्तर प्रदेश में। ठीक सर। आगामी महाकुंभ करीब है और ऐसे में यहाँ सड़कों पर किस तरह से जाम लगता है ये आप देख सकते हैं। ये नज़ारा है रीडर रोड की दवा मार्केट का, जहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी होती है और पार्किंग ना होने के कारण यहाँ पर गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी होने के कारण जाम लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि यातायात विभाग भी इन पर कार्रवाई करने से बचता है। तो वहीं बात करी जाए पोर्टिको की, तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अवैध अतिक्रमण पोर्टिको में किया गया है, जबकि ये पैदल चलने के लिए नगर निगम द्वारा बनाया गया था जब यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ था। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर दवा दुकानदार किस तरह से पोर्टिको में अवैध अतिक्रमण करे हैं और गाड़ियाँ भी यहाँ खड़ी करते हैं, जिससे लोग पैदल इस पोर्टिको में नहीं चल सकते हैं। कुंभ के दौरान सुरक्षित पोर्टिको से चलने के लिए यात्रियों के लिए ज़्यादा श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधा है, मगर आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह गाड़ियां खड़ी है, ना कोई इनको रोकने वाला ना टोकने वाला। बात करी जाए स्टेशन के पास, तो आप देख सकते हैं किस तरह से अवैध पोर्टिको में निर्माण यहाँ कर लिया गया है और खाने की होटल बना ली गई है, मगर इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले कुंभ में जहां कुछ पोर्टिको को खुलवाए गए थे, मगर फिर से यहां पर पूरी तरह से कब्जा करके पोर्टिको में पक्के निर्माण कर लिए गए हैं और होटल संचालित की जा रही है। मगर अब देखना होगा इन पोर्टिको को नगर निगम खाली करा पाता है या नहीं, या फिर इसी तरह से पोर्टिको में अवैध निर्माण रहता है और ये होटलें चलती रहती हैं और सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों को सड़क पर चलना पड़ेगा और जान खतरे में डालकर, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ भी गुजरती हैं। और यहाँ तो आप देख सकते हैं पोर्टिको में होटल ने पूरा अपना रिसेप्शन बना रखा है और सारे होटलों ने जहाँ पोर्टिको में अवैध निर्माण करके होटल संचालित कर रहे हैं खाने पीने की, तो वहीं दूसरी तरफ पैदल चलने वाले बीच सड़क पर चलते हैं
और जिससे कि कभी दुर्घटना भी हो सकती। मगर जो पैदल चलने के लिए पोर्टिको बनाया गया था उसमें किस तरह से अवैध निर्माण करके शराब के ठेके भी चलाए जा रहे हैं। अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है या नियम कानून और मानक के विपरीत इसी तरह से यहाँ पर काम होता है, चाहे वो स्टेशन हो या फिर रीडर रोड की सड़क। यहाँ पर अक्सर जाम लगता है और लोगों को परेशानी होती है। कुंभ से पहले अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर खुलेआम इसी तरह से यहाँ पर नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। फूलपुर से जहां मुस्तफ़ा सिद्दीकी को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है और ऐसे में अब उन्होंने मीडिया से बात की है और किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ेंगे और क्या कुछ कहना था सपा नेता मुस्तफ़ा सिद्दीकी का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। फूलपुर में चुनाव विजयी तो समाजवादी पार्टी की पहले भी अभी लोकसभा में हुई थी, फिर होगी उससे दुगने उससे वोट से होगी। और जहाँ तक किस गुना पर हम लोग लड़ेंगे, महंगाई कम है, आपके भी उसी भोग रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और छिनैती, भ्रष्टाचारी खुद इतने अफरात हो गए हैं कि आज हर आदमी की चलना दूभर हो गया है। फूलपुर में इतना पिछड़ गया है फूलपुर के, आज तक फूलपुर में देखने वाला कोई नहीं है। सब नदी नाले गांव जो सब बजा रहा है पानी, कोई सफाई नहीं हो रही है। सब लोग प्रभारी उन्होंने भैया खुद बनाया फूलपुर में। आप देखे होंगे कि उसी बगल रेलवे फाटक से बगल एक सोना रोड जाती है, एक उधर जाती है मुबारकपुर प्रताप। वहाँ के लोग वहाँ घंटों जाम में फंसे रहते हैं। और उसके बाद अब उन्होंने प्रभारी होने से वोट थोड़ी मिल जाता है। वोट तो मिलता है जो आप काम करेंगे, जो विकास करेंगे। यहाँ विकास कोई नाम की कोई चीज़ है नहीं, आप लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर अपने रेस्क्यू को लेकर चर्चा में रहने वाले प्रोफेसर NB सिंह, जिन्हें हरियाली गुरु के नाम से भी जाना जाता है, जहां आज PRSU कैंपस में जहां प्लेग्राउंड में एक सैंड बॉय स्नेक देखा गया, जिसकी सूचना तत्काल प्रोफेसर NB सिंह को दी गई, क्योंकि स्नेक को देखते ही वहां हड़कंप मच गया। जहां सैंड बॉय स्नेक को लोग अक्सर हिंदी में दो मुँहा सांप भी कहते हैं। वहीं यहां मौके पहुंचे प्रोफेसर NB सिंह ने स्नेक को रेस्क्यू किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में यहाँ जिस तरह से दहशत का माहौल था, तत्काल इसकी सूचना प्रोफेसर NB सिंह को दी गई और प्रोफेसर NB सिंह ने सैंड बॉय स्नेक को यहाँ रेस्क्यू किया है और साथ ही इसे सुरक्षित पकड़ कर ले जाकर जंगलों में छोड़ दिया है। एक मुंह है, लोग गलत फहमी से इसको दो मुँहा सांप कहते हैं। This is very unfortunate that this snake is smuggled. अरे सर, बड़ा पैसा मिलता है बेचने में इसको। हाँ? संगम नगरी प्रयागराज में जहां कुंभ कार्यों को लेकर हर तरफ खुदाई है, तो आज ऐसे में रोशनबाग नूरला रोड पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बता दें, हॉलीडे बेकरी के चंद कदम दूरी पर एक बिजली का खंभा टेलीफोन का गिर पड़ा और जिससे कि वहां पर खड़ी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। मगर ये अच्छा हुआ कि उस समय वहां पर कोई व्यक्ति नहीं खड़ा था, वरना उसकी शायद मृत्यु हो जाती। मगर आप देख सकते हैं किस तरह से ये खंभा गिरा और जिससे कई गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मगर अब देखना होगा कि इस पर विभाग के लोग किस तरह से संज्ञान लेते हैं या फिर आगे भी इसी तरह से दुर्घटनाएं होंगी। बता दें, जहां जिम्मेदारों की लापरवाही कारण खुदाई तो की गई, मगर इस खंभे पर ध्यान नहीं दिया गया और ये खंभा आज सड़क पर गिर गया और खंभा जर्जर था। जहां खंभा बदलने की जगह वेल्डिंग करके इसको खड़ा कर रखा था, मगर जब खुदाई हुई तो ये खंभा अब गिर गया है और ऐसे में यहां खड़ी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐतिहासिक रामदल की सिविल लाइंस उद्योग व्यापार मंडल द्वारा भेड़िया नज़र उतार कर आरती स्वागत किया गया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सिविल लाइंस में निकले ऐतिहासिक रामदल में सिविल लाइंस व्यापार मंडल की ओर से तुलसियानी प्लाजा के सामने विशाल मंच लगाया गया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष नीरज जायसवाल, पार्षद पंकज जायसवाल, मंडल महामंत्री एवं गायिका स्वाति निरखी की अगुवाई में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के लोक परंपरा के अनुसार भेड़िया नृत्य के द्वारा नज़र उतारी गई तथा भव्य और दिव्य आरती की गई। प्राचीन काल में त्रेता युग में जब भगवान प्रभु राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस लौटे थे, तब प्रयाग आने पर प्रयागराज वासियों ने भेड़िया से अपनी
आराध्य श्री राम की नज़र उतारी थी। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सिविल लाइंस उद्योग व्यापार मंडल द्वारा ये भव्य कार्यक्रम किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जहां शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी भी शामिल हुए और कई समाजसेवी लोग भी यहां उपस्थित रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।